नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। वक्फ बोर्ड पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन इस बीच वक्फ बोर्ड की ऐसी हरकत सामने आई है जिससे योगी सरकार भी दंग रह गई है। योगी सरकार ने अब वक्फ बोर्ड की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि बनारस से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर कानपुर तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। ये संपत्तियां ज्यादातर सरकारी संपत्तियां पाई गई हैं। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार। तो पंकज जी, जिस तरीके से यूपी में सर्वे करवाया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से और उसके बाद खुलासा हुआ है कानपुर से लेकर लखनऊ, वाराणसी, तमाम ऐसी जमीनें, सरकारी जमीनें हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, कब्जा कर रखा है, अपना बोर्ड लगा रखा है। ये कैसे मुमकिन हो पाया? देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर, और वो हर राज्य में जाकर वहां राज्य सरकार से कह रहे हैं कि आपके यहाँ जमीन का स्टेटस क्या है, मतलब कि कितना वक्फ के पास जमीन है, और आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछे कि वो क्या कहता है, कितनी सरकारी जमीनों पे कब्जा है। तो वो अलग अलग राज्य, कर्नाटक में भी गई थी, तेलंगाना में भी गई थी, लेकिन उन राज्य सरकारों ने कोई डिटेल्स नहीं दी अभी तक। जो बंगाल में गई थी, सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी बंगाल में है, तो वहां भी गई थी। देखिए, वहां से भी डिटेल्स आने बाकी है कि कितनी जमीनों पर सरकारी कब्जा है, कितना वाकई वक्फ की प्रॉपर्टी है, कितना प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार ने वो जो जेपीसी है उसे दे दिया है। पंकज जी, अगर इन आंकड़ों की हम बात करें तो कानपुर में 1650 संपत्तियां पाई गई हैं, जिसमें से 550 तो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा है। वहीं अगर बनारस की बात करें तो वहां पर 446 जमीन ऐसी हैं जो सरकारी जमीन है और वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा रखा है। और इसी तरह और भी इलाकों में, लखनऊ में भी 400 कुछ संपत्तियों पर, यहां तक कि इमामबाड़ा जो है उस पर भी सरकारी जमीन होने का दावा किया जा रहा है। जो अलग अलग जिलों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके अनुसार कुल सरकारी संपत्ति जो जमीन है उसके 25% पर वक्फ का कब्जा है टोटल। अब सवाल तो यही है कि ये कैसे मुमकिन हो पाया कि वक्फ सरकारी जमीन पर कब्जा करता रहा और शासन प्रशासन सोता रहा? नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मान लिया कोई खाली जमीन पड़ी हुई है, वहां किसी ने कब्रिस्तान बना लिया। शुरुआत में एक कब्र बनाया, लोगों ने ध्यान नहीं, फिर धीरे धीरे फैलता गया, और बाद में आपको पता है कि जो कब्रिस्तान है वो अपने आप वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। उसी तरह मजारों के नाम पे आप देख रहे होंगे कि किसी को नहीं पता कि किस बाबा की मजार है, लेकिन एक सीमेंटेड प्लास्टर डाल दिया, उसके ऊपर एक चादर डाल दिया कि आज से ये मजार बाबा होगा। अब वैसे अपने देश में तो पता है ना, जब रिलीजन को लेकर सरकारें भी हाथ लगाने से डरती है कि क्यों झंझट मोल लेना, लेकिन रिकॉर्ड जो कागज है उसमें तो दर्ज है, वो तो सरकारी संपत्ति। तो जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने देखा तो वो बताया ये तो सरकारी संपत्ति थी। बाद में पता चला कि वहां तो कब्रिस्तान बना हुआ है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक और बड़ी डेवलपमेंट है, पूरे देश भर से जो जेपीसी बनी है उसने कहा है, हर सदस्य को अपने कहा है कि आपका जो भी ऑब्जेक्शन है वो अगले 48 घंटों में आप जो जेपीसी बनी है उसको जाके सबमिट कर दें। आप बता दें 24 और 25 तक जनवरी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी और बाद में वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी। अब तक जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार जो वक्फ एक्ट था उसमें 44 संशोधन पेश किए गए हैं, उनको सबमिट किए गए हैं कि यहां होना चाहिए, और उन्हीं संशोधनों के बाद ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। और इस जो आने वाला जो सत्र है, जो बजट सत्र है, उसमें वक्फ एक्ट पेश होने की संभावना है। तो जो जेपीसी है वो भी बहुत डिले नहीं करने वाला। ये अब वो जमाना गया कि अनंत काल तक एक जेपीसी जांच ही करती रहती थी। अलग अलग राज्यों में गए हैं, वहां के राज्य सरकार से आंकड़े जुटाए हैं, वहां के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आंकड़े जुटाए हैं, वो सब कलेक्ट किया है। जो सदस्य हैं हर पार्टी के सदस्य हैं, याद रखिएगा। कोई एक ओवैसी भी शामिल है और वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार वो जो ये रिपोर्ट सामने आई है सर्वे, उसका भी विरोध किया है। लेकिन पंकज जी, सवाल ये भी है कि जो नेता यूपी में ये कह रहे थे कि योगी सरकार मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो कागजात तो अब साबित करेंगे ना कि संपत्ति पर कब्जा हुआ है और किसके तहत कैसे कब्जा किया गया है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब तक जितनी भी रिपोर्ट और जितनी भी जांच हुई है, जैसे कि सच्चर कमेटी सबसे पहले बनी थी, और 2006 में
2006 में उन्होंने कहा था कि वक्फ के पास 4.91 लाख हेक्टेयर जमीन है और एनुअल इसकी आमदनी होनी चाहिए थी 12,000 करोड़ रुपए 2006 में। लेकिन ये कमाई जो है वो 400 कुछ करोड़ रुपए है। इसका मतलब कि जो होनी चाहिए थी 12,000 करोड़ और 400 करोड़ हो रही है, तो 800 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं घपला हो रहा है हर साल सालाना। ये 2006 की रिपोर्ट थी। और आज वक्फ के पास कितनी जमीनें बढ़ के हो गई हैं? उस वक्त 2006 में 4.9 लाख एकड़ थी। सेना से ज्यादा संपत्तियां वक्फ के पास है। आज 7 लाख एकड़, लगभग दोगुनी हो गई है। हाँ। तो आज वक्फ के पास सालाना जो आमदनी होनी चाहिए थी 24,000 25,000 करोड़ रुपए हर साल होनी चाहिए थी। लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं 400 से 600 करोड़ रुपए हो रही है हमारी आमदनी। इसका मतलब कि जो बाकी का जो मार्जिन है वो कोई ना कोई खा रहा है पैसा, वो जो कि सिस्टम में नहीं आ रहा है, वो शो नहीं कर रहे हैं। मान लिया कि मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं कि मान लिया कि एक जगह है वक्फ की और वहां से आमदनी हो रही है 12,000 रुपए प्रति माह किराया। लेकिन वो क्या शो कर रहे हैं कि हमारे पास तो 400 रुपए किराया आ रहा है और बाकी पैसे ये खा रहे हैं। बिचौलिए कौन है आप बताइए ना, कौन बिचौलिए हो सकते हैं? तो वही लोग होंगे जो वक्फ में बैठे होंगे, जिनके हाथ में सारी चीजें हैं, पावर है। आज जो वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह एक प्रॉपर्टी भी अगर सरकार ने लिया ना तो मुसलमान ईंट से ईंट बजा देंगे। खा के लाल होके ये बैठे हैं और ईंट बजाएंगे मुसलमान। तो ये वक्फ की जो संपत्तियां, इतनी संपत्तियां, उसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? किसको फायदा मिलता है? देखिए, काश ये फायदा आम मुसलमानों को या गरीबों को हो पाता। अगर होता ना, अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। भारत भर में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति कहां है पता है? बंगाल में। और क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान कहां है? बंगाल में। बंगाल। अब बताइए कैसा कॉन्ट्राडिक्शन कि सबसे ज्यादा जहां आमदनी है, आम लोगों में खर्च होता, तो वो सबसे अच्छे हालत में वो होते। लेकिन क्या आपको पता है कि बंगाल के मौलाना सबसे अमीर हैं? तो ये तो साफ साबित करता है ना कि वो पैसा कहां जा रहा है। तो फिर जब लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा, मुसलमानों को, कोई जो निचले स्तर के लोग हैं जैसे कि आम जनता, उसे कोई वक्फ का फायदा नहीं मिलता, तो ये फिर जेपीसी जो बैठक हो रही है, वक्फ बोर्ड बिल आया, तो उस पर ये आम लोगों के बीच अफवाह फैलाकर वो क्यों विरोध में उतर आए? उन्हें तो ये समझ में आना चाहिए ना कि हमारे लिए तो कोई फायदेमंद चीजें हैं ही नहीं। तो यहां क्या है ना कि उनको इतनी डिटेल्स तो पता नहीं है। उन्हें तो सिर्फ एक बात बताया जाता है कि मोदी सरकार है ना, मुसलमानों से मस्जिदें, कब्रिस्तान, ईदगाह वगैरह सब छीनने वाली है, तो अब समझ जाओ तुम्हें क्या करना। वो थोड़ी इतने डिटेल्स में जाते हैं कि मौलाना उसका किराया तो आप वसूल रहे हो। दिल्ली में अमानतुल्लाह खान ने किराया वसूल किया था ना, पकड़े गए थे ना। हालांकि वो केस चल रहा है, जांच चल रही है उस पर। तो वो तो चलती रहेगी। पता है ना भारत की अदालतें। पंकज जी, एक तो है ना, वो जो शिया वक्फ बोर्ड है उसने जेपीसी की बैठक में एक और मांग उठाई। उसका ये कहना है कि जो वक्फ की कुछ संपत्तियां हैं उसे वक्फ की श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए। जैसे इमाम बाड़े हो गए, दरगाह हो गई, खानकाहें हो गए, करबलाएं हो गई, कब्रिस्तान हो गई, उन्हें वक्फ की संपत्तियों से अलग रखा जाए। क्यों? मतलब इसका रीजन क्या है? उनका ये कहना है मतलब कि उसने कोई तो तर्क दिया होगा ना। देखिए, दो तरह की प्रॉपर्टी है जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार। जैसे कि ये संभल वाला जो शाही ईदगाह, जो ये ईदगाह था, मस्जिद थी, माफ कीजिएगा, वो मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। मतलब जितनी भी पुरानी ऐतिहासिक जो पुरानी धरोहरें हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जो संभल का साइज, ये सब है एएसआई के अंदर। तो उसे संरक्षित करना सरकार का काम है। वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि वक्फ की है, जैसे कि आपने जो भी मस्जिदें बनाई हैं, जो भी कब्रिस्तान बनाए हैं, वो तो संपत्ति है ना, उससे तो आप आमदनी प्राप्त कर रहे हैं ना। तो जिससे आपको आमदनी है उसका तो पता चला कि उसका तो डिटेल्स देना होगा कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है। अब ये अगर कह रहे हैं कि मस्जिदों को, इमाम बाड़ों को, कब्रिस्तान को, इन सबको अलग रखा जाए, तो रीजन भी बताया होगा ना कि क्यों रखा जाए। उनका यही कहना है कि भविष्य में अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मुसलमानों में गलत मैसेज पहुंचेगा और कहीं ना कहीं ये विवादित हो जाएगा। देखिए, कुछ विवादित नहीं होता। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कागज समझते।
ऐसा थोड़ी है कि आप मान लिया कि एक इमामबाड़ा है, मैं उदाहरण, उस इमामबाड़े से जो भी आमदनी है वो एक फलाना मौलाना साहब ले रहे हैं, और मौलाना साहब कह रहे कि इस इमामबाड़े को सरकार अपने से दूर रखे, नहीं तो आम मुसलमान नाराज हो जाए। तो आम मुसलमान को क्या फायदा हो रहा है उससे? मैं तो बता रहा हूं, बार बार एक बात बोलता हूं जो कि इस देश के आम मुसलमानों को समझना चाहिए। जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं उस पर सिर्फ 15% मुसलमानों का कब्जा है, जो अशराफ हैं। जो पसमानदा हैं उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं वक्फ की है। तो बताइए कि ये 15% लोग हैं, वो कैसे दावा करते हैं कि मेरे लिए बाकी 85% आएंगे झगड़ा करने? ये पसमानदा मुस्लिम कौन है? गरीब मुसलमान, जो कि देखिए, मुसलमान में जो 3 तरह की कैटेगरी है ना, एक है अशराफ, और एक अजलाम है। मतलब वहां भी जिस तरह, अब मैं आसान शब्दों में दर्शकों के लिए बताता हूं कि जैसे एक फॉरवर्ड, सवर्ण, ओबीसी और दलित होते हैं ना। पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान हैं जिनको दलितों की श्रेणी में, जैसे कि वहां भी बहुत सारे कास्ट है ना, तो वहां भी सब कास्ट किया गया है। जैसे शेख, सैयद, पठान, ये तीनों अशराफ में हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे मिलते होंगे आपको जो बताते होंगे कि हम तो डायरेक्ट तुर्की से आए थे। तो वो सब अशराफ है, अपने आप को मानते हैं। और जो बाकी इस जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जिनका डीएनए यहां का है, जिनके बारे में ये दावा है कि उनको हमने कन्वर्ट किया था, उन सबको पसमानदा कहते हैं, जो कि 85% है। तो उन 85% के पास संपत्ति नहीं है। वो तो बेचारा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रहा है। वो कहीं फल के ठेले लगा रहा है, कहीं अपनी दुकान लगा रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है। ये और ये जो आप जितना देखते हैं ना, गोरे चमड़ी, ये जमा मस्जिद वाले शाहीन इमाम साहब को, या फिर ये बरेली वाले को, ये सब अशराफ लोग हैं। सारी सब, ये सब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू वगैरह में घूमते रहते हैं, इनको कोई परवाह नहीं। हाँ, ये क्या करते हैं, ये ठेका लेते हैं मुसलमानों का, कि बाकी सब मेरे कहे अनुसार चलेंगे। अब उन लोगों का क्या होगा पंकज जी? अब उन लोगों का क्या होगा, जैसे ओवैसी जैसे लोग हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जो लगातार वक्फ बोर्ड पर राजनीति कर रहे थे, अब क्या वो इस मामले पर बोल पाएंगे कि वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्तियों पर ही कब्जा कर रखा था? क्या ओवैसी इसे भी झूठ बताएंगे? मैं बताऊं, ओवैसी तो खुद मौलाना है जो अशराफ है। इनके तो खुद ही वक्फ पे इनका और इनके परिवार का कब्जा है। तो ओवैसी का केस दूसरा है, और वो तो विरोध करेंगे। बताइए, विरोध करने वाला कौन है? तौकीर रजा, जिसने बरेली में वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखा, बहुत सारे मदरसे चलाते हैं, या बुखारी, या फिर ओवैसी जैसे लोग, इन्हीं को एतराज है ना। या फिर जो छोटी मोटी मस्जिदों के इमाम होंगे, जिनका घर द्वार आराम से चल रहा होगा। आम मुसलमानों को तो कुछ इससे लेना देना नहीं है। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये अखिलेश और ये सब क्या करेंगे। इन लोगों को पता है, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, या बाकी इस तरह के जो भी हैं, उनको पता है कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा तर्क कुतर्क करने की आदत नहीं है। उनको सिर्फ एक बार जाके बता दोगे ना कि देखो मुसलमानों, तुमको सताने के लिए मोदी सरकार ये कर रही है, तो वो वहां इस्लाम बस, उसके बाद कुछ नहीं पूछता कि क्यों, कैसे, परंतु, किंतु, कोई सवाल नहीं करता। भीड़ का शक्ल में चलना है तो बस चलना है। उसमें से कोई उठ के एक सवाल कर दे कि मौलाना साहब आपकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए हम क्यों लाठियां खाएं, फिर देखिए उसे कैसे इस्लाम से खारिज कर देते। तो वहां सवाल उठाने की जब इजाजत शुरू हो जाएगी ना, तो अखिलेश भी सुधर जाएंगे और राहुल भी सुधर। इनको पता है ना कि 4 नेता, उनको क्या है, कांग्रेस के अखिलेश को किसको किसको पकड़ना है। मैं तो बता दूंगा, उत्तर प्रदेश में 5 लोगों को पकड़ते हैं, और बाकी सारे मुसलमान उनके साथ आ जाते हैं। किस-किसको और वो 5 कौन है? वो यही तौकीर रजा, कांग्रेस का है, लड़ा भी था, चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस से वो। एक लखनऊ में है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनको पकड़ लेते हैं। पहले तो बुखारी साहब को पकड़ते थे दिल्ली में। बुखारी साहब ने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों फलाने को वोट दें। अरे बुखारी साहब को पैसे खिलाए ना, बाकी मुसलमान क्यों वोट दें? तो इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, आम मुसलमानों को जहालत से बाहर निकलना हो। धर्म, मजहब अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप पर्सनल कैपेसिटी में उसे फॉलो करते हैं तब। अगर आपके कोई जज्बात का फायदा उठा के कोई पैसे कमा रहा है और कोई आपको बेवकूफ बना रहा है पिछले 70 सालों से, तो इसे समझिए। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। वक्फ संशोधन जब आएगा ना, वक्फ संशोधन आएगा तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कितनी प्रॉपर्टी है, सारी ऑनलाइन हो जाएगी। कितनी आमदनी उससे हो रही है। अब क्या करेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा
या जो भी ऑथराइज्ड एजेंसी होगी बताना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 1200 करोड़ रुपए आए हैं तो मैंने क्या किया उस पैसे का और कहां खर्च किया। अब तो कोई पूछने वाले नहीं है। जब भी कोई पूछने वाला बोलता है इस्लाम खतरे में, आ जाओ रे, कोई सरकार पूछ जाती। तो मौलाना साहब तो कानून में इतनी पावर दी हुई है ना। अरे उनको तो वोट बैंक के लिए दिया ना। पता है कि 4 मौलाना को अपने साथ मिलाकर रखेंगे तो बाकी सब मुसलमान तो भेड़ बकरियां आ ही जाएंगे मेरे साथ। कोई थोड़ी ना सवाल करता है कि क्यों। अगर ऐसा होता ना शबनम, तो बताइए कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की आर्थिक स्थिति कब अच्छी हुई? वो तो कांग्रेस राज में होती। 70 साल से सबसे गुर्बत, गरीबी, सब कुछ दिया। लेकिन रिपोर्ट तो ये कहती है कि 2014 से मुसलमानों की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, और पता है एक गलत नैरेटिव है, गलत धारणा क्या बनाई जा रही है। इन्हीं सेकुलर नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को पैसे से तो मतलब ही नहीं है जी, वो तो दुनियावी चीज देखते नहीं। एक सच्चा मुसलमान तो मरने के बाद के लिए जीता है। ये भी बेवकूफ बनाते हैं। क्यों नहीं जिएगा अच्छी जिंदगी? आप और आपकी बाल बच्चे सब अच्छी जिंदगी जिए और आम मुसलमान मरने के लिए तैयार रहे। यही तो बात निकल कर आई थी। तौकीर रजा जब मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो लोगों ने सवाल भी किया कि इनके बच्चे कहाँ हैं? प्रदर्शन में तो सबसे आगे इनके बच्चे होने चाहिए। यही बात जिस दिन हमारे और आपके जैसे लोगों के कहने से नहीं होगा, जिस दिन आम मुसलमान सवाल करना शुरू कर देना कि मैं क्यों जाऊं तेरे लिए, या मुझे क्या फायदा, मैं अपने बच्चों को क्यों ना अच्छी शिक्षा दूं, मेरा बच्चा क्यों ना डॉक्टर बने, मेरा बच्चा क्यों ना जॉब में जाए, मैं क्यों अच्छे फ्लैट में ना रहूं, मैं अच्छी सोसाइटी में, मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल की जरूरत क्यों नहीं है, और मैं उसके लिए काम करूंगा। तुम अपना करते रहो, कोई खतरे में नहीं है। इस्लाम 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 के नाम पे हम लोगों को भेड़ बनाकर रख दिया है। जब भी ऐलान करते हैं सड़कों से पे निकल जाओ, कहीं भी पत्थर फेंकना शुरू कर दो। अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि म्यांमार में पता नहीं कौन क्या किसको कर रहा है, यहां पे अपने यहां शॉपिंग मॉल तोड़ रहे हैं। उसको क्या मतलब है उस बाजार को? म्यांमार में क्या हो रहा है? फिलिस्तीन में पता चला इजराइल बम बरसा रहा है, पता चला अपने मोहल्ले के दुकानों में आग लगा रहे हैं। बेवकूफ, क्या मिलेगा उससे? इसलिए ये जहालत है, जहालत। और ये मौलवी मौलाना आपको जहालत में रखना चाहते हैं। मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं, अल्लाह का मुसलमान और मुल्ला का मुसलमान। अल्लाह का इस्लाम फॉलो करो, मुल्ला के इस्लाम को मत फॉलो करो। ये जो बताते हैं नहीं मैं खुद पढ़ूंगी, मैं खुद पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि क्या सही है क्या गलत, तुम कौन होते हो बताने वाले? बिल्कुल। तो देखिए वक्फ जो है वो आम मुसलमानों के हित की चीज है। जब ट्रांसपेरेंसी होगी, जब सारी संपत्तियों का डिटेल्स होगा, सारे इनकम्स का डिटेल्स होगा, एक्सपेंडिचर का डिटेल होगा, तो आम लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल। अब लोगों को समझना होगा कि वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है वो मुसलमानों के लिए फायदेमंद ही साबित होगा, क्योंकि उससे खुलासा होगा कि देश भर में वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं और उन संपत्तियों का कहां कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और जी, एक चीज और है, लास्ट चीज मैं बोल रहा हूं, जो अतिक्रमण की हुई है, जो जबरन कब्जा किया हुआ है, अगर सरकार का है तो सरकार के पास जाना चाहिए, अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी कब्जा की हुई है तो उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, हरियाणा में एक मेवात है, आप शायद हरियाणा की नहीं, तो हाँ वहां पे एक महिला थी जिनके एक महिला थी जिनके पति का इंतकाल हो गया। अब उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां एक बेटा था। अब ये चूंकि कमजोर थी, इनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था, तो एक मौलाना है कहा कि आपकी ये जो पुश्तैनी हवेली है ना आज से वक्फ की हो गई। अब वो बेचारी सबसे पहले लोअर कोर्ट गई, इनके पास सारे कागजात थे। लोअर कोर्ट ने कहा कि आपकी सुनवाई यहां नहीं हो सकती, आप जाइए ट्रिब्यूनल में, वक्फ ट्रिब्यूनल में। वक्फ ट्रिब्यूनल में मौलाना अलग बैठे हुए हैं। अब बताइए जिसने कब्जा किया वही फैसला सुनाएगा। अब बताइए ये किसके साथ जुल्म है? ये तो उस महिला के साथ, आम मुसलमान महिला के। एग्जैक्टली। तो ये बातें आम लोग समझे तब ना। तो इसीलिए तो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, इसीलिए तो योगी सरकार ने अब कमर कस ली है यूपी में। एग्जैक्टली। और मैं बताऊं, जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा की है, जिनके मकान पे कब्जा किया है, जिनकी दुकानों पे कब्जा किया है, अगर सरकारी की प्रॉपर्टी पे कब्जा तो सरकार के पास जाएगा। जो प्राइवेट, और उसमें ज्यादातर मुसलमान है, वो कोई हिंदू इलाके में आके कब्जा करने नहीं आते, वो अपने ही मोहल्ले में किसी कमजोर को देख के कह देते कि आज से तेरा वक्फ का हो गया, तो उनको भी छुड़वाया जाएगा। और जो वक्फ की वाकई संपत्ति है वो दी जाएगी इनको। अगर किसी ने दान दिया होगा, किसी ने कोई कागजनामा, इकरारनामा, कुछ तो होगा, देने वाले ने कुछ लिखवाया होगा, लेने वाले ने कुछ किया, कुछ तो सबूत होगा ना। एक सबूत भी होगा तो वो उनकी हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत क्या है? ट्रांसपेरेंसी है। सबूतों के लिए तो सर्वे हो रहा है।
एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल सही कहा पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पर अब नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर योगी सरकार ही नहीं देश भर की सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सर्वे में ये सामने आया है कि अलग अलग जिलों में कई ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है और अवैध रूप से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब योगी सरकार ऐसे काम करने वाले मौलानाओं पर सख्ती बरतने के लिए तैयार हो गई है और ये सर्वे रिपोर्ट जेपीसी को भेजी जाएगी, जिसके बाद वक्फ संशोधन बिल पर आखिरी फैसला हो सकता है और जल्द ही देश में वक्फ बोर्ड को लेकर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। तो तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।